धर्म और मजहब में फर्क है। मजहब पैदा होते हैं, धर्म अनादिकाल तक चलते हैं। और यह भी सत्य है कि मुल्क भी पैदा होते हैं। हमारे राष्ट्रपिता जी ने, ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं, मेरे कई स्पीचेस में आपने सुना होगा, मैं इस बात से दुखी हूं कि आखिर कौन सी वो ऐसी कमी है हमारे अंदर, हमारे पूर्वजों ने कौन सा ऐसा काम किया है जिस पे हम इतने शर्मसार हैं कि कुछ बौने लोगों ने हमें जो समझा दिया है हम उसी को आखिरी शब्द मान रहे हैं। और यह बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को भारत पैदा हुआ है। उससे पहले भारत नहीं था, सिर्फ गांधी जी को पता था भारत। तो क्योंकि गांधी एक देश पैदा हुआ है तो उसका एक पिता भी होना चाहिए, तो पिता ढूंढ लिया हमने माना या नहीं माना, लेकिन पिताजी हमारे सब ऊपर सवार हो गए कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं, और हमने उसको नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाया। देखिए, मैं अपनी बात को कहने के लिए किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करता, मेरा किसी को छोटा करना, चाहे वो गांधी जी हो या कोई और हो, मैं अपनी बात को आसान शब्दों में समझाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि शायद अगर बहुत पहले ये देश समझ जाता तो मैं आपके बीच में नहीं खड़ा होता। तो जनरल जीडी बख्शी पैदा नहीं होते, आर.एस.एन. सिंह पैदा नहीं होते, सुशील पंडित और ललित अंबरदार पैदा नहीं होते, और ये पूरे देश में बिना किसी सत्ता के लालच के, बिना किसी सत्ता से मिले हुए इस विचारधारा से उस विचारधारा से सब लोग अपने कर्म में पूरे देश में लगे हुए हैं। और उसका परिणाम है कि 2019 के चुनाव से पहले, ये इसलिए बार बार कहता हूं कि आपके दौर में आप कोई बात को सोचें और उस बात को आप इंप्लीमेंट करें, समाज में जागृत कर दें और उसके ऊपर एक्शन भी हो जाए। ऐसी घटनाएं जीवन में कभी कभी आती हैं। हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि हमारा जन्म कोई बड़े परिवारों में हुआ हो या हमने कोई बहुत पढ़ लिया हो, लेकिन आज के दौर में जिन लोगों ने कहा कि आपकी 21वीं सदी है और भारत की 21वीं सदी है, भारत के लोगों को यह एहसास नहीं था, और भारत के अभी बहुत सारे लोगों को यह एहसास नहीं है कि 6 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, इस बार 15 अगस्त को नहीं हुआ। वो यकीन नहीं कर पा रहे और शायद इस इंतज़ार में बैठे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी। वो इस इंतजार में बैठे हैं, उन्हें अभी भी अपने होने का और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने का कि एक जघन्य अपराध हुआ था, उस अपराध को सिर्फ सही किया गया है। और इस समाज के दबाव के बनने से भारत की एक पार्टी जो इस समय केंद्र में है, उसके मैनिफेस्टो उठा के देखिए आप। अब तो लोग ये पूछने लगे थे कि ये 370 मिलता कहां है, कि कहीं नहीं मिलता, सिर्फ भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में मिलता है। और लोग, एक रूटीन हो गया था, 370 हटेगी, कई साल से हट रही थी, उस पेजों पे तो आगे पीछे होती रही, कभी इस पेज पे आ गई, कभी उस खेल हो रहा था। लेकिन जब असल मुद्दा था, जब उसको देश के सामने रखा, तो आपकी आवाज की दबाव इतना हुआ कि आपने कोई हंगामा नहीं किया, सिर्फ चर्चाएं की, चौराहों पे की, चाय खानों पे की, और इस देश के मीडिया ने आपका साथ नहीं दिया। माफ कीजिएगा, कुछ लोग हमको पागल समझते थे, उनको लगता था पॉलिटिकल एजेंडा है। बहुत लोगों ने हमारे दादा परदादा को खोजना शुरू किया, किसी पार्टी में तो होंगे। जब कुछ नहीं मिला, देखिए समाज में कैसी कैसी चीजें होती हैं। ये निकाला गया कि ये जो शख्स है, ये जो लोगों को भड़का रहा है, इसका पता करो ये कहां कहां था।
तो अभी मेरे बायोडाटा में बहुत कुछ बताया गया, उसमें सिर्फ लोगों को एक ही चीज़ हाथ लगी, उन्होंने कहा इससे काम बन जाएगा। तो कहा गया कि ये 12 साल पाकिस्तान में था, लेकिन भारत के अंदर आग लगाने के लिए ये आईएसआई का एजेंट लोगों को भड़का रहा है। 2 साल के बाद मैं कहता हूं कि अगर इस देश में मेरी तरह भड़काने वाले 1 लाख लोग भी हो गए हों तो सब आईएसआई के एजेंट हो जाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं। खूब गहरा हमला हुआ, खूब कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, अपनी हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता थी कि जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं वो अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ है, बचपन में कुरान शरीफ पढ़ चुका है, और जहां से पाकिस्तान के बनने की थ्योरी शुरू हुई उस मुस्लिम लीग के गढ़ में मेरी ट्रेनिंग हुई थी। लिहाजा मैंने कोई चिंता नहीं की। बहुत नज़दीक के लोगों ने मुझ पे हमला किया। मैंने कहा बड़े ताज्जुब की बात है यार, भारत में तो अभी राष्ट्रवादी सरकारें आई नहीं हैं, अल्ट्रा सेकुलर सरकारें हैं। अगर इतना ही आप लोगों के पास आईएसआई के एजेंट होने का सबूत है तो आप राष्ट्रभक्त हैं, देश की पुलिस को दे के आओ यार, हमारा एड्रेस ये, हम तो यहीं रह रहे हैं। लेकिन ये चला और आज का दिन है। अगर आप अपने पैरों पे मजबूती से खड़े रहें और आप जीवन में कुछ पाने के लिए, चाहे वो मटेरियल गेन ही क्यों ना हो, अगर आप इस नियत से कोई काम करेंगे तो आप पे लोग शक भी करेंगे, आपको डैमेज भी करेंगे। लेकिन उस दौर में जब आंधी बहुत तेज़ हो तो ज़्यादा मजबूती से पैर ज़मीन पर रखने चाहिए। और आज वही देश है, वही लोग हैं कि ढूंढ रहा हूं कहाँ है वो जो मुझे आईएसआई के कह रहे थे। वो कहते पता नहीं यार, किसी ने गलत बता दिया था यार। अब मुझे राष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि इससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। तो ना उस वक्त मुझ में कोई बदलाव था, ना आज मुझ में कोई बदलाव है। आज मेरी शान में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, न मैं उससे बहुत खुश होता हूं, न दुखी होता हूं। मैं ये मानता हूं कि हर दौर में ऐसे लोगों को कमज़ोर करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, और आपके दबाव ने काम ये किया कि उस पार्टी ने पहली बार अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 35A को भी शामिल कर लिया। और एक सभा में एक बड़े लीडर ने कहा कि हम सत्ता में आए तो सबसे पहले हम 35A को हटाएंगे। लोगों ने सुना, लोगों को लगा 370 तो हटा नहीं पाए, अब ये 35A को क्या हटाएंगे। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन ये जो कांस्टेंट पूरे देश के अंदर कोने कोने में राष्ट्रवाद जो जगा, उनको भी लगा कि पहली बार इस देश के अंदर चुनाव इस बात के ऊपर नहीं हो रहे हैं कि 17% मुसलमानों को ले लो, 5% यादवों को ले लो, 6% दलितों को ले लो और एक बना के सरकार बना लो। ये चुनाव 2019 का सिर्फ इस बात पे हुआ कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्र का गद्दार है। पार्टी जीती, कोई पार्टी जीत गई, वो अलग विषय है। लेकिन जिन लोगों के पैर में चप्पल नहीं थी, जिनके तन पे कपड़ा नहीं था, मैंने उन लोगों को भी ये कहते सुना कि कुछ भी हो जाए राष्ट्र बचाना है। ये बड़ी बात थी। लिहाजा आपका दबाव, इतना दबाव रहा कि सरकार आई, बगैर किसी से सवाल करे तैयारी की, और 23 मई को आप चुनाव जीते। आपने 4 दिन बाद शपथ ली और मात्र 70 दिन के अंदर इस देश से 370 और 35। तो संविधान जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, बड़े लोग लीगल बैठे होंगे, वो उस पर बहुत कुछ बोल सकते हैं। मेरा कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है। आप ये देखिए कि आपको सच्चाई पता चली, आपने उसको कहना शुरू किया, और 21वीं सदी जिसको बताया गया कि आप लोगों की है,
जो लोग बता रहे थे उन्हीं लोगों ने आपके हाथ में कि आपकी 21वीं सदी कैसे होगी, उसके लिए एक छोटा सा आला पकड़ा दिया जिसे मोबाइल कहते हैं। और उस मोबाइल का इस्तेमाल एक राज्य में आजकल हो नहीं पा रहा है, बड़ा दर्द है। लेकिन आपने उसी मोबाइल का इस्तेमाल ऐसा किया कि पूरी दुनिया में लोगों को पता चल गया कि भारत के संविधान में एक गलत काम हुआ है, और वो इतना गलत काम हुआ है जिसकी वजह से भारत में इस्लामिक आतंकवाद को संवैधानिक तौर पर स्थापित कर दिया गया। पूरे देश ने मिलकर के इतनी आवाज़ उठाई कि सरकार ने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया और 70 दिन में उसको विदा भी कर दिया। लोगों को अंदाज़ा नहीं था। अभी भी कुछ लोग सोचते हैं शायद ये हमने कहीं खबर सुनी है, गलत है, सोचते हैं ऐसा। लेकिन मैं इससे आगे की बात आपसे कहना चाहता हूँ। धारा 370 और 35A के बारे में मैं सामूहिक तौर पे कह चुका हूँ कि उस पर अब कोई बहुत चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो असल बात है, जो इस देश को समझना चाहिए, जो सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं, जो भारत में विश्वास रखते हैं, जो अनादिकाल से इस सभ्यता में विश्वास रखते हैं, ये मेरा सिर्फ उन तक कहना है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि अब इस विषय पे न बोलूं, क्योंकि और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसको देश को बताना ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 35A और 370 के जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था। आपको ताज्जुब लगेगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने इस धाराओं के चलते संविधान में जायज़ और नाजायज़ तरीके से ये जो आर्टिकल 35A था, ये भारत के संविधान में 14 मई 1954 को चुपचाप से डाला गया। लेकिन विजनरी प्रधानमंत्री के उस शख्स से ऐसे संबंध थे, अल्लाह जाने क्या संबंध थे, कि जब उनका संविधान बना जम्मू कश्मीर का 1957 के अंदर, जनवरी में जब वो लागू हुआ, तो उन्होंने इसी आर्टिकल 35 को कहा कि हम अपने संविधान में इसको रखेंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए, 54 में एक गलती की, 57 में जिस राज्य के लिए वो धारा तथाकथित बनाई गई, उस राज्य के लोगों का एरोगेंस और एंटी हिंदू एटीट्यूड 1957 में था। लेकिन विजनरी प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा ही नहीं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने जब इस धारा को अपने संविधान में जोड़ा, यानी जम्मू कश्मीर का संविधान, यानी भारत में एक राज्य के अंदर एक राज्य, तो उन्होंने कहा कि हम अपने संविधान में इसको जोड़ेंगे और लागू करने की डेट हम 14 मई 1954 नहीं मानेंगे। देखिए कितने शातिर, कितने मक्कार और कितने खतरनाक लोग हैं, और वो आपके बीच में, और आपको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप सेकुलरिज्म का घंटा बजा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो संविधान के अंदर वो प्रोविजन 1957 में करके गए जिस प्रोविजन के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि आधे ज्यादा लोगों से पूछो कि क्या जम्मू कश्मीर का संविधान पढ़ा है, वो कहते हैं हमने देखा भी नहीं है। अब आप नहीं देखेंगे तो वो वही करेंगे जो हो रहा था। उन्होंने जब अपने संविधान में इसको लागू किया आर्टिकल 35A को, तो उन्होंने कहा कि इसके लागू करने की डेट हम 1944 रखेंगे। अब कोई किसी ने नहीं पूछा कि भाई 1944 में तो देश गुलाम था, आप वो डेट कैसे रख सकते हैं। लेकिन सत्ता का नशा भी अजीब होता है कुछ लोगों को, और उससे ज्यादा किसी से नफरत वो आदमी को कितनी दूर ले जाती है कि आपने 1944 की डेट भी उनको इजाजत देती रख लीजिए। मैं आज कहता हूं कि 1944 की अगर वो थी 1400 साल पुरानी डेट रख लेते, 44 में क्यों अटक गए, और पीछे चले जाते हैं, 632 से शुरू कर लेते हैं। ये मैं इस गुस्से में कहता हूं भाई कि जिस कैंसर से ये देश ग्रस्त है, ऐसा नहीं है कि वो हमारी जनरेशन के ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारे दौर में ही देश बिगड़ गया है और हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, ऐसा नहीं है। उस वक्त भी लोग वैसे ही थे, लेकिन हम 5000 साल पुरानी सभ्यता के आदर्शों में जी रहे थे। उन्होंने 1944 की डेट रखी, और उस 1944 की डेट रखने के पीछे मकसद क्या था। जब मैं आज बोलता हूं लोगों को, तो लोग समझते हैं कि अच्छा ऐसा था।
हमारे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी संगठन ने, राष्ट्रवादी हो, वामपंथी हो, मध्यमार्गी हो, किसी ने इसके ऊपर कभी चिंतन जाहिर नहीं की। जो लोग कहते हैं कि हमारा राजनीति से भी कोई संबंध नहीं है, उन्होंने भी नहीं की। भारत और पाकिस्तान के बंटने के सिलसिले में दो बहस इस देश में बहुत कॉमन हो गई हैं और एक नैरेटिव बहुत आसानी से कहा जाता है, अंग्रेजों ने हमें बांट दिया, अंग्रेजों ने हमें बांट दिया। ये बहुत दिन तक चला। भारत के दो टुकड़े अंग्रेजों ने कराए, ये हुआ। फिर ये कहा गया कांग्रेस ने देश को बांटा है, यही हो रहा है। इसी वाद विवाद में चल रहा है। बीजेपी कहती है नेहरू जी ने किया, इसने किया। लेकिन जो असली उसका कल्प्रिट है, जो चोर है, हम इसलिए उसके बारे में नहीं बोलते कि जैसे हमको इस्लामिक आतंकवाद कहने में डर लगता है, इसी तरीके से हमने कभी ये नहीं कहा कि भारत और भारत का जो विभाजन था वो भारत की मुस्लिम लीग ने कराया था। और भारत का विभाजन की इंप्लीमेंटेशन जरूर हुआ हो 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 1940 में 23 मार्च 1940 को लाहौर के अधिवेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ, मुस्लिम लीग का अधिवेशन था और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान बनेगा। तो 1940 में पाकिस्तान बनने की नींव रखी गई थी भाई। फिर अंग्रेज कहां से आ गया? अंग्रेज तो मुस्लिम लीग में था नहीं। लेकिन इस विवाद में कि भारत अंग्रेजों ने बांटा, कांग्रेस ने बांटा, मुस्लिम लीग ने जो असली कल्प्रिट थी उसको हम छोड़ देते हैं और वो कितने खुश हैं कि ये मूर्ख आपस में ही लड़ रहे हैं। उसका क्या अंदाजा नहीं है कि 40 में जब ये अनाउंस हो गया तो बहुत सारे सियालकोट तक वो ट्रेन आती थी जम्मू से चल के, कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तो बहुत सारे समझदार लोगों को लगा एक महिला पीछे खड़ी हुई हैं, इतने युवा लोग हैं दुर्ग में, कोई सीट दे दे और आपको सीट ना मिले तो यहाँ पे आके बैठ जाएं आप, कोई मसला नहीं है, बैठने से ही मतलब है ना। प्लीज़ कोई महिला अगर इस हॉल में खड़ी हो तो ये बड़े उसकी बात है, इतने सारे युवा लोग हैं। तो आप देखिए कि जब वहां डिस्टर्बेंस होने लगा 1944 तक, इस बात को थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कभी। यह बात अलग है कि वो अब मामला समाप्त हो गया, लेकिन हम उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। तो जिनको आना था वो आ गए, जिनको लगा कि अब पाकिस्तान बनना तो है, आज बने या कल बने, रेजोल्यूशन तो हमने ऑफिशियली पास कर ही दिया है, उस पर हम इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। 14 अगस्त 1946 की घटना किसी को याद है? ये इस देश में ऐसी घटनाएं हैं कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। 14 अगस्त 1946 को इस देश में मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा था डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब यह था कि हम कोई मांग संविधान के माध्यम से तुमसे नहीं मांगेंगे, हम सीधे सड़क पे उतरेंगे। और इस देश में पता नहीं, लोग आज तो गूगल का ज़माना है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, कम्युनिकेशन इतना है, इंफॉर्मेशन इतनी है कि आपके पास किसी सोर्स की कमी नहीं है। 14 अगस्त 1946 को यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था सोहरावर्दी। उस सोहरावर्दी ने, देखिए कि जो उस वक्त भी लोग थे जिनको बार बार ये कहा जाता है कि हम एक थे, हमने सारी लड़ाई आज़ादी की एक साथ लड़ी, इस बड़े झूठ को मैं फ्रॉड ही कहता हूं। सोहरावर्दी यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। उसने अपनी जो लोकल पुलिस थी, स्टेट पुलिस थी, उसको 3 दिन की छुट्टी पे भेजा। सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, और कोई डॉक्यूमेंट, मैं बार बार आरएसएस का नाम इसलिए लेता हूं कि इस देश में ये एक फैशन हो गया है कि जैसे ही कोई आप तथ्य को कहें तो आपको कॉर्नर करने के लिए इसे आरएसएस का बता दो। कोई ये राइट विंगर है, ये एंटी मुसलमान है भाई, इसलिए झूठी बातें कह रहा है। गूगल के दौर में कुछ छुपाया नहीं जा सकता, और नहीं छुप रहा, इसीलिए लोग जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं। जो पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ, सोहरावर्दी ने अपने राज्य की पुलिस को 3 दिन की छुट्टी दी और सड़कों पे हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम हुआ। उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आज का समाज डर जाएगा। खूब खुल्लम खुल्ला, ये मैं इसलिए डेट बता रहा हूं,
14 अगस्त 1946 को भारत में पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ मुस्लिम लीग के कहने से, जिसमें हजारों लाखों हिंदू मारे गए। और उस जमाने तो न बंदूक थी न दूसरे वेपन थे, लिटरली तलवारों से जो कत्लेआम होता है सड़कों पे, रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे, ऐसे लग रहा था कि मतलब सिर्फ लाशें लाशें बिछी हुई हैं। वो तस्वीरें सब अवेलेबल हैं, और अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो कलकत्ता चले जाइए, बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ सब कुछ मौजूद है, पूरे अखबार भरे हुए हैं, सब लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसको पढ़ना ही नहीं चाहा।